नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। यूपी में बम्पर निवेश योगी के दम पर। आज इसी बड़े सवाल पर हम बड़ी चर्चा करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हासिल निवेश को धरातल पर लाने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन होने जा रहा है। योगी सरकार 19 फरवरी को भूमि पूजन का आयोजन करने जा रही है और भूमि पूजन समारोह राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा। कार्यक्रम का न्योता देश विदेश के 200 से ज्यादा उद्योगपतियों को भेजा जा चुका है, जिसके लिए राजधानी लखनऊ पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से प्रदेश के विकास और युवाओं के भविष्य को आखिर क्या हासिल होगा। सीएम योगी ने जैसा दावा किया था कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से 1.10 करोड़ नौकरी और रोजगार युवाओं को मिलेंगे, क्या वाकई इतने बड़े पैमाने पर इसका असर देखने को मिलेगा? इन्हीं बड़े सवालों पर आज हम बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार 19 फरवरी को होने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह प्रदेश की मील का पत्थर चिन्हित करने के लिए तैयार है, क्योंकि यह कार्यक्रम राज्य भर में कई निवेश परियोजनाओं की शुरुआत करेगा, जो एक मजबूत आर्थिक वृद्धि का संकेत देगा। इनमें से 52% से अधिक परियोजनाएं पश्चिमांचल क्षेत्र में शुरू की जाएंगी। इसके अतिरिक्त 29% निवेश पूर्वांचल, 14% मध्यांचल और 5% बुंदेलखंड की ओर निर्देशित किया जाएगा। इस समारोह के जरिए योगी सरकार कुल अनुमानित 10 लाख करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं की शुरुआत करेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के एक साल के भीतर इस तरह के महत्वपूर्ण निवेश प्रस्तावों को लागू करके योगी सरकार राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में बदलने के अपने प्रयास में एक और मील का पत्थर हासिल करने की ओर अग्रसर है। जीबीसी 4 का शुभारंभ, निवेश का आरंभ, 10 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव, 274 उद्योगपति भी जीबीसी में लेंगे भाग। मोबाइल असेंबल यूनिट के लिए 170 करोड़, मेडिकल डिवाइस वेलनेस सेंटर स्थापित होंगे। यीडा के पास 103% से अधिक लक्ष्य। केंद्र अन्य राज्यों के 52 मंत्री लेंगे हिस्सा। 25,000 अतिथियों के बैठने की होगी व्यवस्था। 19 से 22 फरवरी तक चलेगा जीबीसी। एआई से खुलेंगे यूपी में संभावनाओं के नए द्वार। चित्रकूट अमेठी में लगेगा फूड प्रोसेसिंग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 लाख करोड़ से अधिक की औद्योगिक परियोजनाओं की एक साथ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम से पहले सेवानिवृत्त अधिकारियों और वरिष्ठ शिक्षाविदों का समूह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 और जीबीसी 4 के विविध आयामों से युवाओं का परिचय कराएगा, जिसकी तैयारियां राजधानी लखनऊ में जोरों पर हैं। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि योगी सरकार की यह पहल यूपी की तस्वीर और तकदीर बदलने में कितनी कारगर साबित होती है। तो निवेशकों का महाकुंभ, जिससे युवाओं को सौगात मिलेगी, जिसका दावा लगातार किया जा रहा है, इस दावे में कितना दम होगा ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन इन बीते सालों में कितने गुना यूपी में निवेश बढ़ा है, ग्राफिक्स के जरिए एक बार इस पर नजर डालते हैं। तो फरवरी 2018 में पहला यूपी इन्वेस्टर समिट हुआ और समिट में 4.28 लाख करोड़ के 1045 एमओयू साइन हुए। तो समिट में 4.28 लाख करोड़ के 1045 एमओयू साइन हुए और जुलाई 2018 ये वो साल था जब पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन यूपी में हुआ। 61,752 करोड़ की 81 परियोजनाओं की शुरुआत हुई और तकरीबन 67,202 करोड़ की 290 परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। और जुलाई 2019 में दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। ठीक एक साल बाद दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ और जून 2022 में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का भी आयोजन हुआ। और तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,000 करोड़ की करीब 400 परियोजनाओं की शुरुआत की गई और यूपी में लगातार बम्पर निवेश बढ़ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पहली बार में 1045 एमओयू साइन हुए थे, तो इस बार जो एमओयू है वो एक बड़े स्तर पर साइन हुए हैं और अब सभी साइन एमओयू को धरातल पर उतारने की तैयारी योगी सरकार कर रही है। देश और विदेशों से मेहमानों को न्योता भेजा जा चुका है और 19 तारीख को भूमि पूजन होगा, जिसके बाद सभी परियोजनाएं धरातल पर लागू हो जाएंगी।
तो देखिए लगातार बम्पर निवेश हो रहा है यूपी में, जिसको लेके ये दावा किया जा रहा है कि जब सारी परियोजनाएं धरातल पर उतरने लगेंगी तो इसका सीधा जो लाभ है वो युवाओं को मिलेगा। युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को रोजगार मिलेगा। इससे प्रदेश और सशक्त बन के उभरेगा और जो यूपी के लिए एक इकोनॉमी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसको भी हासिल करने में इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से यूपी के युवाओं को किस तरीके से उनके भविष्य को साकार करने में मदद मिलेगी इस सेरेमनी के जरिए, और इस सेरेमनी पर सियासत कितनी हो रही है, और क्या इस सेरेमनी पर सियासत की वाकई जरूरत है, और 2024 के चुनाव से पहले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए क्या युवाओं को रिझाने में बीजेपी के साथ योगी और मोदी सरकार कामयाब होगी या फिर नहीं होगी। आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। बीजेपी नेता के तौर पर केसी जैन इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र प्रताप जी प्रवक्ता सपा इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं, और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर पंकज रस्तोगी जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगी। और सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत केसी जैन जी से करते हुए। केसी जैन जी, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी क्या मील का पत्थर साबित होगा यूपी के युवाओं के लिए? बिल्कुल, देखिए, जो 2023 में यहाँ पर इन्वेस्टर्स मीट हुई उसमें लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के ओमयू साइन और तमाम सारी कंपनियों ने ओमयू अलग अलग साइन किए, जिनमें से काफी कुछ इन्वेस्टमेंट हो चुका है और लगातार माननीय योगी जी की सरकार उस पे अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है। आप देखिए कि इसी उत्तर प्रदेश में यही लखनऊ में जब यहाँ पर जो प्रदर्शन हुआ, हथियारों का प्रदर्शन जब यहाँ पर किया गया और उसमें बड़ी मात्रा में हथियार निर्यात के लिए भी ओमयू यहाँ पर साइन हुई। तो भारत देश आत्मनिर्भर लगातार बन रहा है और जो ये ओमयू है इसमें 4-5 सेक्टर बड़े सेक्टर है। एक तो जो फार्मा सेक्टर है उसमें है और दवाइयों के क्षेत्र में, दूसरा इसमें जो विद्युत उत्पादन को लेकर के है, सोलर प्लांट को लेकर के है, उस पर बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बड़ा काम हो रहा है, उसमें काफी कुछ काम हुआ भी है और खास करके बुंदेलखंड में विद्युत उत्पादन के लिए सोलर प्लांट बड़े स्तर पे लगाए जा रहे हैं। तीसरा इसमें ये है इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो इसमें बड़े स्तर पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और चौथा जो व्हीकल के क्षेत्र में भी तमाम सारी कंपनियां इसमें आकर के अपने प्लांट्स लगा रही हैं, स्थापित कर रही हैं। तो कुल मिलाकर के तमाम सारे और भी क्षेत्र हैं जिनमें लगातार कंपनियां यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वो चाहे फार्मा को लेकर के हो, चाहे व्हीकल्स को लेकर के हो, चाहे इंश्योरेंस को लेकर के हो या डेवलपमेंट को लेकर या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। लेकिन एक बड़ा क्षेत्र और इस पे काम कर रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत काम कर रहा है। आप देखिए तमाम सारे काम आज ड्रोन के माध्यम से हो रहे हैं, तो उन सारे क्षेत्रों में भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हुए हैं। ड्रोन के माध्यम से आप देखिए कि तमाम सारे प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज होते हैं ड्रोन के माध्यम से। सुरक्षा को लेकर के जो वेटेज बड़े भार वाले जो ड्रोन बन रहे हैं, इसमें आप चीजों को निर्यात भी कर सकते हैं, समय पे मेडिकल की सुविधाएं पहुंचा सकते हैं और ड्रोन के माध्यम से हमला भी किया जा सकता है। तो अपनी अंतरराष्ट्रीय जो सीमाएं उनकी सुरक्षा से लेकर के और आम जनता को सहूलियत पहुंचाने के लिए भी ड्रोन और ड्रोन के साथ साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो काम है और जो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत काम है, इन सारे बड़े सेक्टरों में बहुत बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट लगातार हो रहा है। अब योगी जी का लक्ष्य है कि 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वो जमीन पे उतरे और अगर ये पूरा की पूरा जो 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का जो लक्ष्य रखा गया है और ये सफल होता है तो आप मान के चलिए कि करीब 40 लाख लोगों को नौकरियां इसमें जनरेट होंगी तत्काल भी। तो लगातार सरकार का ये ध्यान है कि युवाओं को रोजगार भी मिले, नौकरियों के साथ साथ जो सहूलियत की चीजें वो भी आसानी से उपलब्ध हो, सस्ती चीजें उपलब्ध हो। अभी तक देखिए कि तमाम सारी दवाइयों के लिए और उसके खास करके कच्चे माल के लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट थे और कई सारे देशों पे डिपेंडेंट थे। आप देखिए जो शुगर की दवा आती है, इसको लेकर के चाइना पे बहुत ज्यादा निर्भरता थी। आज वो सारी निर्भरता कम हुई है, आज हम दूसरे देशों के साथ ओमयू साइन कर रहे हैं। तो फार्मा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा भारत देश धीरे धीरे आत्मनिर्भर भी हो रहा है। तमाम सारी दवाइयों को आज हम निर्यात भी कर रहे हैं आयात के बजाय। हथियारों को भी बहुत ज्यादा हम निर्यात कर रहे हैं। तमाम सारे हथियारों को लेकर के जो हमारी डिपेंडेंसी थी कि हम जो दूसरे देशों की तरफ निहारते थे, फॉरेन कंट्रीज की तरफ निहारते थे,
आज तमाम सारे, और अगर हम हमारे पास जो हथियार है, हो सकता है कि पूरे हथियारों का निर्यात ना हो, लेकिन उनके पार्ट्स को लेकर, उनमें बहुत सारी चीजों को लेकर के हम लगातार निर्यात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफेंस एक्सपो लगा था लखनऊ में, इसमें भी बड़ी मात्रा में ओएमयू यहाँ पर साइन हुए थे और वो धरातल पर उतर रहे हैं। तो हमारी चाहे सैन्य शक्ति हो, चाहे हमारी सुरक्षा शक्ति हो, चाहे हमारी मेडिकल की शक्ति हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, फार्मा को लेकर के हो, तो ये सारे के सारे इंश्योरेंस क्षेत्र में भी है। बहुत तेजी से भारत देश आगे बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की भी है, ठीक है, योगी जी की उत्तर भी है। प्रदेश की तो ये बहुत जो बड़ी ये भूमिका सारी है की कि चीजें अगर धरातल देश पर विकास उतरेंगी, के पथ पर एक अग्रसर बड़ा है तो वाकई यूपी आपको की चेंज बहुत दिखाई देगा। महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन रविंद्र प्रताप जी, केसी जैन जी लगातार इस बात का जिक्र बखूबी कर रहे हैं कि जिस तरीके से बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है, इसके पीछे की वजह है कि अब निवेशकों को एक अनुकूल माहौल यूपी में मिल रहा है भाजपा की सरकार में। क्या आपने कभी निवेशकों को ऐसा अनुकूल माहौल नहीं दिया क्या? भारत की जितनी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा, टीसीएस, एचसीएल, आईटी हब, ये सब हमारे टाइम में लगी थी, इनके टाइम में बंद हो गई। ये कहती है जब से आए हैं तब से ये चौथे इन्वेस्टर समिट कर चुके हैं, अभी कह रहे हैं होगा, तो 6 साल में हुआ क्यों नहीं? सीधा सीधा प्रश्न है। 6 साल में प्रदेश को क्या बना दिया? कबाड़ा। कैसे बना दिया? प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश बन गया है। जो कर्ज है 7.84 लाख डॉलर, सॉरी रुपए, और अभी इन लोगों ने बजट कितना प्रस्तुत किया है? 7.36 लाख रुपए का। जितना बड़ा हमारे कर, अब ऊपर कर्ज है उससे छोटे का बजट पेश किया है, तो इतने बड़े कर्जदार हैं हम। नीति आयोग बताता है कि हम गरीबी में अंतिम पायदान पे हैं, सबसे गरीब राज्यों में से एक हम हैं। प्रति व्यक्ति आय जो है हमारी राष्ट्र की 14,666 रुपए है, उत्तर प्रदेश की 6,000 से कम है, मतलब आधे से कम प्रति व्यक्ति आय है। इतना किया। फिर बताते हैं कि हम 10 औद्योगिक राज्यों में नहीं हैं, ये लोकसभा की रिपोर्ट है। फिर बताया जाता है कि हमारे स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर का सबसे बड़ा माइग्रेशन पूरे विश्व में हुआ है। मुख्यमंत्री जी बताते हैं बेरोजगारी दर 4% है। CMIE अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट बताती है यहाँ पर बेरोजगारी दर 10.5% है। GDP में हम 28वें नंबर पे हैं, 28 राज्य हैं, 28वें नंबर पे हम हैं। हमारे प्रदेश की 23% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। ये सारे सरकारी आंकड़े हैं। तो जब आप लगातार 4 इन्वेस्टर समिट किए, अंतिम इन्वेस्टर समिट से 40 लाख करोड़ रुपए आए, आप कहते हैं, और आप ही कहते हैं कि 1 साल हो गया अभी तक कुछ नहीं आया, अब हम 10 लाख करोड़ लाने जा रहे हैं। तो 1 साल का समय क्यों बर्बाद किया? अगर MOU हो गए थे आपके, तो 1 साल का समय तो किसी प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, क्यों बर्बाद कर दिया? अभी देखेंगे, कह रहे हैं 10 लाख डॉलर आ रहे हैं, देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता महोदय से अपेक्षा नहीं करूंगा, मुख्यमंत्री जी को इसी ब्रेकिंग सेरेमनी में बताना चाहिए कि एक फैक्ट्री जो 6 साल में खोल दिया हो इन्होंने, चाहे प्राइवेट सेक्टर की और चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की, एक भी प्रोजेक्ट जिससे ऊर्जा प्रदेश को मिल सकती हो, आने वाले इंडस्ट्रियल सेगमेंट को मिल सकती हो। क्योंकि आप अभी तो 10,000 में ही डूबे हैं, 40,000 में से 10,000 करोड़ डॉलर में डूबे हुए हैं, रुपए में डूबे हुए हैं। ये 10,000 करोड़ डॉलर वास्तव में, मुस्कान जी, अगर धरातल पे आ जाए तो उसको देने के लिए बिजली नहीं है इनके पास। 2,000 मेगावाट की हर महीने की डेफिसिट आती है। हम लोगों ने आखिरी जो ऊर्जा संचालन के लिए कानपुर में यूनिट लगाई थी, आज तक चालू नहीं कर पाए ये लोग, 600 मेगावाट की। तो बात क्या करते हैं कि ब्रेकिंग सेरेमनी होगा? 4 बार आपने, मैं कह रहा हूं 4 बार आपने इन्वेस्टर समिट किया। मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि 4 बार के इन्वेस्टर समिट में कितना पैसा खर्च किया इन्होंने। अमेरिका भेज दिया, फ्रांस भेज, मुझे लगता है कि 23-24 देशों में अपने लोगों को भेज दिया था प्रचार करने के लिए, लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ। पहले तो वो बता दे कितना पैसा खर्च कर दिया, जब आएगा तब देखा जाएगा। कम से कम इन्होंने स्वीकार किया कि पैसा नहीं आया हुआ 1 साल में।
धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी सरकार का। आप कह बिल्कुल रहे हैं ठीक आएगा। है, आपके आरोपों पर जवाब लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद में पंकज रस्तोगी जी का रुख करूंगी। केसी जैन जी, साफ तौर पर आरोप लगाए गए हैं कि आपने खुद स्वीकार किया है कि 1 साल में एमओयू साइन हुए लेकिन पैसा नहीं आया, पहला आरोप। और दूसरी बड़ी बात ये कही गई कि अब चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, लेकिन जो 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई धरातल पर उसका कोई भी असर नहीं देखने को मिल रहा है। नहीं, देखिए, ये वो लोग हैं, ये उनके साथी हैं। और आप देखिए कि जब 2012 से लेके 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो उत्तर प्रदेश को इन्होंने बीमारू राज्य बना दिया था। और जो कबाड़ा शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही किया, यही करके गए थे। आज उत्तर प्रदेश में कितने यूनिवर्सिटीज नहीं खुल गई हैं। आज उत्तर प्रदेश में कितने एयरपोर्ट हैं, पहले कितने एयरपोर्ट हुआ करते थे, और कितने एक्सप्रेसवे हैं, आज आपके समय में कितने एक्सप्रेसवे हुआ करते थे, ये सबकी जानकारी में। और खाद का वो कारखाना जो लंबे समय से बंद पड़ा था, आपके गोरखपुर का ही, उसको भी संचालित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वहां पे मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया और बड़ा उत्पादन आज वहां पे खाद का कारखाना वहां पर खुला हुआ। तमाम सारी यूनिवर्सिटीज जो बंद हो गई थी उनको भी चालू किया। प्रदेश में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की 2017 की सरकार आने के बाद 37 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज खुल गए और लगभग 2000 सीटों की बढ़ोतरी हुई है एमबीबीएस और एमएस में मिला करके। तो ये काम किसने किया? ये नई यूनिवर्सिटीज कौन सी है जहाँ एमबीबीएस की पढ़ाई होती है? पहले बच्चों का एडमिशन तक नहीं हो पाता था, आज वो डॉक्टर बन करके निकल रहे हैं। 2000 सीटें कम नहीं होती है। एक समय था जब पूरे उत्तर प्रदेश में कुल मिला करके 2000 सीटें नहीं हुआ करती थी। आज 5000 से ज्यादा सीटें जो है पीजी सेक्शन में, 10,000 से ज्यादा सीटें यूजी सेक्शन में है, उपलब्ध है। ये तरक्की किसने की? प्रदेश की। और दूसरी बात कि जो बात आपने कही कि आपने क्या काम किया है, तो देखिए कि ये तो पूरे के पूरे 2012 से लेके 2017 तक इन्होंने 4 इन्वेस्टर्स मीट इन्होंने भी की। एक जाकर के महाराष्ट्र में करते हैं, मुंबई में, एक विदेश में जाकर के करते हैं, एक जाकर के वेस्ट बंगाल में करते हैं। इनके उत्तर प्रदेश में हालात इतने खराब थे, जो आपने सवाल पूछा था कि यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर्स आना ही नहीं चाहता था। आज इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दूसरी बात कि जो विद्युत उत्पादन को लेकर के इन्होंने बात कही, 2000 मेगावाट का उत्पादन सोलर प्लांट के माध्यम से बुंदेलखंड के क्षेत्र में किया जा रहा है। आज हर जिले की बिजली मिल रही है, हर गांव को बिजली मिल रही है, हर तहसील को बिजली मिल रही है। समाजवादी पार्टी सरकार में मात्र 5 जिलों में बिजली आती थी, एटा, इटावा, आजमगढ़ और कन्नौज। इस तरीके से केवल 5 जिलों में बिजली आया करती थी। इतनी त्राहीमाम होती थी बिजली को लेकर के। आज न कहीं धरना होता है, न कहीं प्रदर्शन और न कोई त्राहीमाम बची है बिजली की। इतना बिजली का उत्पादन हम कर रहे हैं और सरप्लस बिजली हमारे पास में, जिसको हम कई सारे अन्य प्रदेशों को और सेंट्रल को वापस सप्लाई कर रहे हैं। ये क्या बात करते हैं? तो धरातल पे तो कोई बात कर नहीं रहे। और जो बात ये कर रहे हैं कि प्रतिव्यक्ति आय कितनी है, और इन्होंने एक बात और कही कि भाई इतना कर्ज हो गया, तो कर्ज को लेकर के उससे ज्यादा हमारे पास में, जो हमारे पास में विदेशी पूंजी उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा हमारे पास में। लेकिन क्या है कि एक कर्ज का वो है कि प्रतिव्यक्ति जो कर्ज की आप बात कर रहे हैं कि इतने परसेंटेज प्रतिवर्ष वो जुड़ता है। अगर हम चाहें अदा करना चाहें तो हमारे पास जो विदेशी पूंजी भंडार है उसको हम अदा करके पूरा अदा कर सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग कर रहे हैं, हम क्यों अदा कर दें उसको? तो कुल मिला करके आज देश की बिल्कुल ठीक कहा केशव जी, कर्ज अदा करने की जरूरत क्या है भाई, उसका इस्तेमाल करते हैं। ये बात थोड़ी आपकी कुछ समझ नहीं आई। खैर, हम पंकज रस्तोगी जी का रुख करेंगे, इसके बाद सीधा रविंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी। पंकज जी, बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है यूपी में, लेकिन बीजेपी तो ये दावा करती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो परियोजनाएं हैं वो 52% तक आखिर पश्चिमी यूपी को ही क्यों दी जा रही हैं? देखिए, पहले तो मैं मुस्कान जी एक बात को तय समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में भयमुक्त शासन और सुशासन का जो राज कायम किया, उसका नतीजा रहा कि उत्तर प्रदेश में व्यापारी हो चाहे इंडस्ट्रीज हो, उन लोगों ने अपने पैर पसारे। और देश में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला अगर कोई राज्य है तो वो महाराष्ट्र है। 15.2% का रेवेन्यू वहां से आता है। उसके बाद अगर दूसरा नंबर आता है, ये सरकारी आंकड़ा, दूसरा नंबर आता है तो उत्तर प्रदेश का आता है। 9.3% के साथ उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला राज्य है। और 2023 में जो इन्वेस्टर समिट हुआ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट,
वो आशा के विपरीत उसमें इन्वेस्टमेंट आए। 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए, जिसमें 12 लाख करोड़ के एमओयू सिर्फ सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में हुए, और जिसके क्रियान्वयन हो रहे हैं, और जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द उस पर काम जारी है और वो सामने आएगा। और सरकार ने भी उसके लिए पुरजोर तरीके से प्रयास किए, और उसका नतीजा रहा कि अगर ये सारे एमओयू कराने में उत्तर प्रदेश सरकार अगर सफल हो गई 2024 के पूरे साल में भी, तो ये मान के चलिए 1 करोड़ लोगों को से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये पंकज तय जी, समझ के सवाल चलिए। तो मेरा और ये था उत्तर ना प्रदेश कि के सबके सब जब बात की जाती है सबका साथ सबका विकास, तो हर एक जोन के लिए बराबर होना चाहिए हिस्सेदारी। अकेले अगर हम पश्चिमी यूपी पर गौर करें तो 52% की जो परियोजनाएं हैं वो पश्चिमी यूपी को मिल रही हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र में काम हो रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी काम हो रहा है। गोरखपुर का जो खाद कारखाना स्टार्ट हुआ तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही आता है, तो उसमें काम हुआ, अब वो स्टार्ट हो गया। तो ऐसा नहीं है, ये हर तरह का उसका काम हो रहा है। और समाजवादी पार्टी की सरकार में तो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, वहां पर गुंडागर्दी का आलम था, रोज मर्डर होते थे, तमाम तरीके के दंगे हुए। 5 सालों में 700 अधिक दंगे हुए। आज देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है कोई दंगा नहीं हुआ, तो ये भी उन्होंने दंगा मुक्त शासन दिया। योगी आदित्यनाथ एक सुदक्ष और सुदृढ़ मुख्यमंत्री है, जो कहते हैं वो करते हैं। वो बात अलग है कि ये सब बातें समाजवादी पार्टी को अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो उनके विरोध में रहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर सुशासन और भयमुक्त शासन का राज कायम किया तो योगी आदित्यनाथ ने किया। योगी आदित्यनाथ एक रविंद्र जी, क्या युवाओं को रोजगार मिलेगा अगर भाजपा की शासनकाल में? तो उससे आपको गुरेज होगा, दिक्कत होगी क्या? देखिए, एक बात और सुन लीजिए, एक बात और समझिए। रोजगार की बात करें तो लोगों को सर्वाधिक शैक्षणिक बेरोजगार अगर पैदा करने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने किया, सर्वाधिक शैक्षणिक बेरोजगार पैदा की। और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि रोजगार के तमाम चीजें, आज मुद्रा लोन, कई लाख करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिए गए। मुद्रा लोन लेने के बाद अगर उसका ही आंकड़ा ले लीजिए तो ये आप समझ लीजिए उतने लोगों को रोजगार मिल गया। उसके बाद अगर उसने 10 लाख तक का लोन विदाउट कोलेट्रल, हिंदू मुसलमान सब, सिख ईसाई किसी भी कौम का हो, सबको दिया गया, और 8% ब्याज पर विदाउट कोलेट्रल। तो ये सब चीजें भी एक रोजगार की ओर इंगित करती है, उसमें भी लोगों को रोजगार मिला होगा। खाली रोजगार का मापदंड सरकारी सेवा नहीं होना चाहिए कि सरकारी सेवा ही रोजगार का एक मापदंड है। लोग पंकज जी, अगर सर ठीक है, एक बात तो ये भी ठीक है, मान्य होता आपकी इस बात को मान लेते हैं कि सरकारी सेवा रोजगार का मापदंड नहीं होते हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों में भी तो धांधली हो रही है भाई। वो कौन से पेपर बहुत पारदर्शी तरीके से हो रहे हैं, तो ना तो सरकार सरकारी एग्जाम पारदर्शी तरीके से करा पा रही है, धरातल पर युवा रोजगार के लिए प्रदर्शन कर रहे। बहरहाल इस पर सवाल भी पूछे जाएंगे। लेकिन रविंद्र जी, जैसा कि पंकज जी ने साफ तौर पर कहा कि एक तो आपके शासनकाल में आपने युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया, और दूसरा बड़ा आरोप आप पर यह भी लगाया गया कि अगर भाजपा कोई भी युवाओं के लिए काम करती है तो उससे समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्यों होती है? क्या अगर युवाओं के लिए कोई भी सरकार काम करेगी तो समाजवादी पार्टी उनके ऑपोजिशन में रहेगी क्या? खड़े हैं अभी 70,000 जिनका चयन हो गया था शिक्षकों के लिए, वो 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी खड़ी है। हमने बनाया था 112 डायल। असल में जो जिनको चश्मा लग जाता है ना उन्माद का, उनको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। 112 का बनाया था, उसमें बच्चियों को सब हम लोगों ने अपॉइंटमेंट दिया था। पहली बार उत्तर प्रदेश में सरकार का कॉल सेंटर बनवाया था हम लोगों ने। ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उनको इन लोगों ने निकाल दिया और 30 दिन के लिए कहा 30 दिन नौकरी करेंगी आप, वेतन नहीं बढ़ेगा। वो जब उतर के प्रदर्शन करने आई तो इन लोगों ने FIR दर्ज कर दिया। समाजवादी पार्टी खड़ी रही साथ में। प्रयागराज में जब बच्चों ने सरकारी नौकरी मांगी तो इन लोगों ने लाठी चलवाया। समाजवादी पार्टी खड़ी रही, उनके साथ में खड़ी रहेगी। अब 2 बड़ी ऐसी बात कर दी कि मुझे लगता है कि अगर प्रवक्ता बने तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज जो संघीय ढांचा के अंतर्गत कोई भी राज्य नहीं रख सकता है। फॉरेन एक्सचेंज केवल RBI रखती है, और एक महोदय ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार पर्याप्त फॉरेन एक्सचेंज रखी हुई है, तो कम से कम इतनी जानकारी तो रखनी चाहिए। दूसरा विषय कह दिया हमारे समीक्षक महोदय ने कि उत्तर प्रदेश रेवेन्यू में 2nd नंबर पे। किस रेवेन्यू में? कौन सा रेवेन्यू? कोई भारत सरकार टैक्स वसूलती है क्या अपने राज्यों से, या ये राजशाही सिस्टम चल रहा है?
तो जो जिस प्रकार की जब जानकारियां नहीं है तो अंट मंट कुछ भी बोलेंगे। जो प्रश्न मैंने किया था कि भारत इतना 6 साल के बाद भी कहा बीमारू राज्य था, तो क्या बीमारू राज्य में एचसीएल आएगा, बीमारू राज्य में टीसीएस आएगा, बीमारू राज्य में हब आईटी हब बनेगा? तो ये बातें मूर्खतापूर्ण है। बीमारू राज्य में ये सब नहीं आया करते हैं। फिर बात करते हैं इन लोगों ने 6.5 साल में जो बताया, वो आंकड़े बताए, उस पर टिप्पणी क्यों नहीं देते हैं कि हम सबसे गरीब राज्य हैं, हमारी जीडीपी पर कैपिटा सबसे कम है, क्यों कम है सबसे कम, ये बताना चाहिए। फिर बता दिया कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कानूनी मामला यहाँ पर इतना अच्छा बन गया है, अशांति नहीं रखेंगे। असल में वो चश्मा चढ़ता है ना उसका, क्या बोलते हैं, उन्माद का, तो यहाँ भी अशांति मचाएंगे। तो अगर इतना बढ़िया कानून का राज्य था यहाँ पे, तो आपने इस इन्वेस्टर समिट से पहले 3 कराई थी, उसका पहले तो बता दीजिए कौन सा ग्राउंड पे आ गया। ये तीसरा जिसमें कह रहे हैं $40 लाख आया मुख्यमंत्री जी, तो उसका तो मान ही लिया 1 साल में कुछ भी नहीं आया। और फिर मैं तो एक ही पूछ रहा हूँ, एक इंडस्ट्री बना, ये बता दे। फिर खाद कारखाना जो है, खाद कारखाना चालू किया गया है किस पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और उसका सारा का सारा बजट मनमोहन सिंह साहब देके गए थे चालू करने का। अब खाद कारखाना ठीक है, जैसे इन्होंने कहा हमने क्या कर दिया, तो उत्तर प्रदेश में जितनी मेट्रो हैं सब हमारे पैसा पेड मेट्रो है हमारी, वहां से 1 किलोमीटर आगे भी नहीं चला पाए। हम तो नोएडा तक चला के गए थे। फिर इन्होंने कह दिया, क्या कर दिया, तो सड़क जितनी इन लोगों ने बनवाई है, मतलब नेशनल हाईवे के मॉडल पे जो जितनी बनवाई है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और क्या नाम है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, सब हमारे द्वारा अलॉटेड फंड पे बनवाई हैं। आप बताइए ना, आपने एक सड़क जो बनवा दी हो, छोड़ दीजिए नेशनल हाईवे के तर्ज पे, आप स्टेट हाईवे पे एक बड़ी सड़क बना दी है, वो बता दीजिए। अब आते हैं रोजगार पे। जब कहा गया कि हम सरकारी नौकरी देंगे, तो उत्तर प्रदेश में जो सरकारी नौकरियां थी उसको संविदा पे क्यों कर दिया गया? बिजली विभाग तो, परिवहन विभाग तो, नगर निगम तो, क्यों कर दिया गया? अगर ऐसा था तो परिवहन विभाग में अब केवल 10% कर्मचारी रेगुलर वेतनमान पे हैं, बाकी सब के सब संविदा कर्मी कर दिए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा केसी जैन जी, तो आरोप तो बहुत हैं। आरोपों पर जवाब के साथ ही कि रविंद्र जी ने ये भी कहा कि आपने जो उनके द्वारा फैक्ट्रियां लगाई गई थी उसको तो आप चला नहीं पाए, उसको तो बंद कर दिया। फिर आप नई जो फैक्ट्रियां ला रहे हैं वो किस बिना पे ला रहे हैं? क्या श्योरिटी है कि भविष्य में उनका संचालन होगा? देखिए, रविंद्र जी जो गुणगान कर रहे हैं अपनी सरकार का, इनकी सरकार में एक मंत्री हुआ करते थे गायत्री प्रजापति जी। बालू खनन से लेकर के तमाम सारे इनके जो मंत्री रहे उन पे तमाम सारे आरोप रहे, और वो रेप के मामले में भी और कई सारे घोटालों के मामले में भी जेल में। रेप का मामला करिएगा तो 51 लोग हैं उत्तर प्रदेश से आपके, मैं गिनाना ही शुरू कर दूंगा रेप का। आपका मुख्यमंत्री शरण देता है, को डिरेल करने की क्या जरूरत है भाई? अभी हम युवाओं से जुड़े आपका मुख्यमंत्री शरण देता है रेप के आरोपी को। रविंद्र जी ऐसे नहीं, एक करके प्लीज। देखिए हमने 2-3 बातें कही, उसका इन्होंने एक भी बात का जवाब नहीं दिया। पहली बात तो ये कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत जिस प्रकार से हर एक जिला विकास कर रहा है, जिले के जो प्रोडक्ट है वो लगातार विकास कर रहे हैं, और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत एक व्यक्ति अगर छोटी सी फर्म बना करके काम करता है, 10 लाख रुपए तक सरकार उनको अनुदानित जो है लोन दे रही सरकार 10 लाख रुपए तक। और दूसरी बात ये है कि इसी प्रदेश में जो हमने बताया कि कितने एयरपोर्ट थे, आज कितने एयरपोर्ट है, इसका ये जवाब नहीं दे पाए। और जो एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, वो चाहे गोरखपुर एक्सप्रेसवे हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, तमाम सारे एक्सप्रेसवे नए हमने बनाए, उस पर ये जवाब नहीं दे पाए और कह रहे हैं हमने इतने किलोमीटर सड़क बनाई। अरे सड़क कहाँ बनाए? किसी के घर के अंदर सड़क बना देंगे क्या? और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जिस प्रकार से गुंडागर्दी थी, जिस प्रकार से यहाँ पर जरा सी बात पे गोलीबारी होती थी, और अपराधी जिस प्रकार से अपराधियों का संरक्षण समाजवादी पार्टी सरकार को प्राप्त था, कोई इन्वेस्टर्स यहाँ आना ही नहीं चाहता। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट तो छोड़िए, जिसकी आप चर्चा करने बैठी है, जो मूल विषय है इन्वेस्ट को लेकर के, इन्वेस्टर्स यहाँ पर मीटिंग में भी नहीं आना चाहता था। इसलिए समाजवादी पार्टी एक भी मीटिंग नहीं करा पाए उत्तर प्रदेश में। ये जवाब दे रविंद्र जी, एक भी मीटिंग आप करा पाए उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स मीट में? एक भी उद्योगपति, एक भी व्यापारी को आप यहाँ पे सुरक्षित बुला पाए क्या? क्यों कोई नहीं आना चाहता था? कहते भाई मुंबई में रख लो, भाई उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहते।
कब किसको गोली पड़ जाए कोई भरोसा नहीं, कोई कार्रवाई भी नहीं होती थी। और जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अपराधियों का सफाया होने लगा, जब हमने सस्ती जमीनें उपलब्ध कराई उद्योगपतियों को, जब हमने यहाँ कच्चा माल उपलब्ध कराया, जब जो टेक्निकलिटीज थी पेपर वर्क में एरोसीज को लेकर के वो हमने उपलब्ध कराई, तब इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ रहा है। 2000 मेगावाट का नया उत्पादन बुंदेलखंड में होना छोटी बात है। तब कितनी आवश्यकता थी बिजली की, आज कितनी बिजली की आवश्यकता है? 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, आपकी सरकार गए, प्रति वर्ष लगभग 2000 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद में भी कहीं पर भी बिजली की कोई कमी नहीं है। ये छोटा काम है, इसको आप छोटा काम समझ रहे हैं क्या? यानी कि हर चीज को सिरे से खारिज करना। हमने आते 35,000 करोड़ रुपए किसानों की कर्ज माफी की। आपने 10-10 रुपए 20-20 रुपए के सर्टिफिकेट दिए थे किसानों को। आपको याद है नहीं याद है कर्ज माफी के नाम पर 10 रुपए 20 रुपए का। और जिन नौकरियों की ये बात कर रहे हैं, ये तो नौकरियों के घोटाले को घोटाला मानते ही नहीं थे, केवल चिन्हित करके हाईएस्ट नंबर इंटरव्यू में दिया करते थे। पीसीएस की नौकरियों में यादवों की बौछार कर दी, पुलिस भर्ती में यादवों की बौछार कर दी। तो जो ये घोटाला बात सरकार रही है, इनको घोटाला दिखाई देगा। हमने तो साफ सुथरे ढंग से काम किया। और दूसरी बात कि आप देखिए कि ये सरकारी डाटा है कि 2012 से लेके 2017 तक इन्होंने मात्र 2,60,000 नौकरियां दी। हमने 5.5 लाख नौकरियां दी ऑन पेपर, जो सरकारी नौकरी डायरेक्ट दी। और 1 करोड़ लोगों को हमने स्वरोजगार के अंतर्गत उनको मुद्रा लोन भी उपलब्ध कराया, उनको स्वरोजगार भी उपलब्ध कराया, स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत उनको प्रशिक्षित करके उनको रोजगार दिया। ये सारी चीजें ना माने अगर, तब भी 5.5 लाख लोगों को जो डायरेक्ट नौकरियां दी गई वो तो माने। और रही बात लाठीचार्ज की, आपको याद होगा इसी लखनऊ की गोमती नदी में लोग कूद गए थे अपनी जान बचाने के लिए, पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया था। और नौकरी तो छोड़ो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने, जो कार्यकर्त्री महिलाएं थी आंगनबाड़ी की, जब उन्होंने विधानसभा में प्रदर्शन किया, उनके ऊपर उन्होंने लाठीचार्ज किया। ये तो मतलब वो तो कोई नौकरी भी नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केवल वेतन वो भत्ता पाती है, केवल उस पे भत्ता बढ़ाने की मांग की थी 200 रुपए महीने को लेकर 200 रुपए, उस पे भी इन्होंने लाठीचार्ज किया। तो इन्होंने जो किया वो तो बता नहीं रहे। और यही कारण रहा कि देखिए 2022 के इलेक्शन में हमने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा, जनता ने हमको फिर से चुना। इनकी कितनी सीटें आई और हमारी कितनी सीटें आई, और ये जनता यानी कि केसी जैन जी इशारे में आपने ये कह दिया कि 2024 को साधने के लिए ये बहुत बड़ा एजेंडा है जिसको लेके आप चल रहे हैं, और इसी समिट के नाम पर आप जनता के बीच पहुंचेंगे, युवाओं को रिझाने का काम भी करेंगे। इशारों में आपने बता दिया, साफ जाहिर कर दिया कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा 2024 के चुनाव में बनने वाला है। धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, आप ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए युवाओं को साधने की कवायद बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। और वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो लगातार यही कह रहे हैं कि योगी सरकार की ये चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है जिसको लगातार धरातल पर लाने का तो काम कर रही है, लेकिन लगातार जो विपक्षी दल है वो रिपोर्ट कार्ड भी मांग रहे हैं कि जो परियोजनाएं यूपी में आई हैं वो कहां नजर आ रही हैं। और इस बार भी कहा गया कि बीजेपी जब सबका साथ सबके विकास की बात करती है, जब परियोजनाओं को लागू करने की बारी आई तो 92% की परियोजनाएं आखिर पश्चिमी यूपी को ही क्यों दे दी गई हैं। तो ये तमाम बड़े सवाल है जिसके जवाब लगातार विपक्षी दल सत्ता पक्ष से मांग रहे हैं। लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त की हकीकत यही है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में देश विदेश से लगातार मेहमानों को बुलाया जा रहा है, इन्वेस्टर्स को बुलाया जा रहा है, और जो भी एमओयू पर साइन हुए थे अब उनको धरातल पर उतारने का काम योगी सरकार करने वाली है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है मेहमानों की मेजबानी के लिए। तो हमारी इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को
मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं, vikasproduction.gfx@gmail.com।